आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्तों मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक अच्छी सी वीडियो में। ठीक है, देखिए ये वाली भी जो वीडियो है ना, ये पार्ट 2 है प्रश्नावली 5.2 की। पार्ट 1 में हमने 9 सवालों को पढ़ लिया है, ये पार्ट 2 है जिसमें हम 10वीं सवालों से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हम क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं अपनी। ठीक है, सबसे पहले कोई भी एपी सीरीज होती है जो समांतर श्रेणी है वो होती है, वो किस रूप में होती है भैया? वो पहला पद हमारा ए होता है, उसके बाद वाला पद ए में सर्वांतर जोड़ देते हैं, उसके बाद वाला पद ए में 2d होते हैं, उसके बाद में जो अगला पद होता है ए प्लस 3d होते हैं, उसके बाद में जो हमारा अगला पद होता है ए प्लस 4d होता है, और डाट 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 ऐसे हमारे पद चलते जाते हैं। जो nवां पद होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मैं बार बार इसलिए लिखा रहा हूं ना ताकि आप लोग को समझ में आए कि पहला पद क्या होता है, दूसरा टर्म हमारा क्या होता है, तीसरा टर्म क्या है, चौथा टर्म क्या है, पांचवा टर्म क्या है। तो ऐसे आप बार बार लिखोगे तो आपको ये समझ में आएगा। देखो ये पहले टर्म के लिए फार्मूला है, ये दूसरे टर्म के लिए फार्मूला है, ये तीसरे टर्म के लिए फार्मूला है, ये चौथे टर्म के लिए फार्मूला है, ये पांचवें टर्म के लिए फार्मूला है, और ये nवें टर्म के लिए फार्मूला है, यानी nth टर्म या nवां पद के लिए ये फार्मूला है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार हमारे साथ आप लोग पढ़िएगा। कहा है क्वेश्चन की किसी समांतर श्रेणी का जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 17वां पद। 17वां पद क्या है? 17वां पद को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? a प्लस 16d। और उसी तरह हम 10वें पद को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 9d लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो हाँ भैया। अरे मेरी बात ध्यान से देखिए, अगर मुझे चौथा पद लिखना है तो यहाँ पे 3d है, पांचवा पद लिखना है तो यहाँ पे 4d है। उसी तरह 17वां पद लिखना होगा तो a प्लस 16d होगा, 10वां पद लिखना होगा तो a प्लस 9d होगा। एक इससे कम हो जाएगा, एक इससे कम हो जाएगा। क्वेश्चन हमसे ये कहा है कि जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है, यानी जो 17वां पद है वो 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। आप मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एक हमारा समीकरण बन जाए। तो मेरे भाई सबसे पहले हम लिख लेते हैं 17वां पद लिखेंगे a प्लस 16d। इसके बाद हम लिख लेते हैं बराबर करके, और यहां पर हम लिख लेते हैं a प्लस 9d। आप दोनों वैल्यू में लिख लेता हूं यहीं पे। अब आपको डिसाइड करना है कि 7 का जोड़ इसमें करें कि 7 का जोड़ इसमें करें। आपको ये डिसाइड करना है, वो मैं अभी बताता हूं। देखो क्वेश्चन हमसे ये कहा है कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो 7 इसमें, सारे के सारे लोग आप लोग यही गलती करते हो कि 7 इसमें जोड़ देते हो, लेकिन 7 इसमें नहीं जोड़ना है। मैं आपको देखो एक कंसेप्ट बताता हूं। अगर मैं कहूं आपसे कि जो मेरी आयु है वो आपकी आयु से 2 गुनी है, मान लो जो मेरी आयु है वो आपकी आयु से 2 गुनी है। मान लेते हैं आपकी जो आयु है वो 10 साल की है और जो मेरी आयु है वो 20 साल की है। मैं आपको सपोज करके बताता हूं कि आप 10 साल के हो, मैं 20 साल के हूं। ठीक है, मेरी आयु आपकी आयु से 2 गुनी है। अब इसे यदि समीकरण में बराबर करना होगा ना, दोनों तरफ मान को इक्वल करना होगा ना, तो मैं 2 गुना हूं ना, तो 2 का गुणा इधर करना होगा, तब जाके ये समीकरण क्या होगा? बराबर होगा, यानी 20 यहां भी होगा, 20 यहां भी होगा। अब मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? तो कहेगा कहीं और, गुना करेंगे कहीं और समीकरण को बराबर करने के लिए। यही कंसेप्ट है, एकदम लॉजिक सा कंसेप्ट है, सबसे आसान सा कंसेप्ट है। सभी बच्चे इसी को फार्मूले को यूज करते हैं और समीकरण बनाना सबके लिए आसान हो जाता है। देखो मेरे दोस्त, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है। जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है। अधिक ये है, समीकरण को बराबर करने के लिए 7 हम इधर जोड़ेंगे। तो हमेशा बात याद रखना, पिता की आयु, पुत्र की आयु, अधिक कम, हमेशा ऐसे मानों में उल्टा हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसे हम हल करते हैं। इधर भी ये है, इधर भी ये है, ए से हमारा क्या होगा? कट गया। देखो 16d है और इधर ला देंगे तो माइनस का 9d और बचेगा हमारे पास 7। 16 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 7d। 7d बराबर 7, तो 7 से 7 हमारा कट गया और d का मान हो गया हमारे पास 1। और हमें क्वेश्चन में कहा है कि सारो अंतर ज्ञात कीजिए, यानी जो सारो अंतर होगा हमारा वो 1 होगा, और यही होगा हमारा राइट आंसर, सबसे आसान तरीके से, सबसे सुंदर तरीके से। ठीक है, क्लियर यहां तक हुआ आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए जो 11वां क्वेश्चन है ना, वो हमसे कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी है 3, 15, 27, 39, ऐसे डाट 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 कर दिया है। और क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है ना कि कौन सा ऐसा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, अब मेरे पास एक समांतर श्रेणी है और क्वेश्चन में हमसे ये कह दिया कि कौन सा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है, 132 अधिक है।
देख रहे हो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है, क्वेश्चन का जो तरीका है और क्वेश्चन का जो कहते हैं ना क्वेश्चन का जो टाइप है वो कितना लेवल अब अप कर रहा है। धीरे धीरे क्वेश्चन अप होते जाते हैं, ठीक है। शुरू में हमें आसान सवालें मिलती है, धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ते जाते हैं और उसी तरीके से हमें हल करना होता है। तो सबसे पहले हम 54वां पद ज्ञात कर लेंगे, उसमें 132 जोड़ देंगे और 132वां पद हम ज्ञात कर लेंगे। आंसर हमारा हमारे सामने होगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसका पहला पद क्या है? इसका पहला पद क्या है मेरे भाई? तो आप सारे लोग बोल दोगे पहला पद 3 है। जो सार्व अंतर है वो हमारे पास है, 15 में से 3 घटा दोगे तो मेरे भाई वो आंसर आएगा आपका 12 आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम 54वां पद ज्ञात कर लेते हैं। तो जो हमारा 54वां पद होगा ना उसको हम लिख सकते हैं a + 53d। क्या हम लिख सकते हैं कि नहीं? तो बोलोगे हाँ भैया। a का मान कितना है? 3 है और 53 गुणे d यानी सार्वंतर का मान कितना है भैया? आप लोग बोल दोगे 12। 3 में 12 तिया 36, हाथ में आया 3, 12 5 60 और 60 3 कितना हो जाएगा? 63 और 636 में 3 जोड़ दोगे तो मेरे भाई हो जाएगा 639। तो जो 54वां पद होगा ना वो 639 होगा। क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि 54वें पद से 132 अधिक, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा? तो 54वां पद के बाद मान लो देखो ये 54वां पद है, इसका कितना आ गया? 639। अब इसके बाद और भी आगे हम बढ़ते जाएंगे, 100 बढ़ते जाएंगे, 100 बढ़ते जाएंगे। इससे एक और पद है वो 132 अधिक है। इसके बाद एक और पद है जो इससे 132 अधिक है, ये वाला पद हमें ज्ञात करना है। तो इससे अधिक है यानी वह पद जो हमारा होगा, वह पद जो हमारा होगा 600, वह संख्या पहले लिख देते हैं। वह संख्या जो हमारी होगी, वह संख्या जो हमारी होगी 639 में आप 132 को जोड़ देना और वो जो संख्या होगी 9 2 11 3 3 6 1 7 और 3 3 6 1 7 और 6 1 7 771 होगी, ठीक। यानी इस श्रेणी में ऐसे बढ़ते जाएंगे और वो संख्या क्या होगी? 771 होगी, जो 639 से 132 अधिक है। अब क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि टोटल कितने पद होंगे। तो टोटल पद के लिए मैंने आपसे एक चीज कहा है, एक चीज नहीं मैं बार बार कहूं कि जो n का फॉर्मूला होता है अंतिम पद में से पहले पद को घटा के सार्वंतर से भाग दे दो और 1 जोड़ दो, इतना काम कर दो, आपका n का मान निकल जाएगा, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देता हूं कहां से मैं सूत्र लाता हूं। an माइनस a बटा के d प्लस 1 कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। मेरे भैया ध्यान से देखना, आपको फॉर्मूला बताया हूं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं आपको फिर से यही बता देता हूं, ठीक है। इस a को यदि इधर भेजेंगे तो an माइनस a, ठीक है, बराबर n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ये देखो d गुणा में इधर भेजेंगे तो मेरे भाई ये भागा में हो जाएगा, ठीक है, और बराबर n माइनस 1, इस माइनस 1 को इधर भेज दो तो a माइनस a बटा के d प्लस 1, हमारा जो n का मान आएगा वो डायरेक्ट हम फार्मूला में रख देंगे और आंसर हमारा एक लाइन में आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें स्ट्रॉन्ग बनना है, थोड़ा सा हमें इंटेलिजेंट बनना है, ठीक है, ध्यान से देखना। अब हम टोटल पदों की संख्या निकाल सकते हैं। n बराबर जो अंतिम पद है वो 771 है, पहला पद हमारे पास 3 है, बटा के सार्वंतर हमारे पास 12 है और प्लस हम 1 कर देंगे तो n बराबर होगा, इसमें से 3 घटा दोगे तो 768 बटा के 12 प्लस 1 हो जाएगा, काट दो तो 12 छक 72 और उसके बाद 4 बच गया, 12 चौक 48 प्लस 1 तो n का मान हमारा हो जाएगा 65। यानी हम कह सकते हैं कि जो 65वां पद होगा, यानी इस श्रेणी का जो 65वां पद होगा वो 771 है, जो 54वें पद से 132 अधिक होगा। समझ में आया मेरी बात को? हम कह सकते हैं कि जो इस समांतर श्रेणी का जो 65वां पद है वो 771 होगा, जो 54वें पद से 132 अधिक होगा। इतनी सी बात आपको ध्यान देनी है। और कैसी लगी आपको ये सवाल मुझे एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है, क्लियर। तो आपको नीचे एक लाइन लिखनी है, आप यदि पेन और कॉपी लिए हैं तो मेरे भाई मेरे दोस्त आपको ये चीज लिखनी है कि वह 65वां पद ही होगा जो 639 से 132 अधिक होगा, ठीक, क्लियर। तो चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। ये मैंने 11 नंबर के सवाल आपको बताइए और इसके बाद हम लोग चलते हैं 12वीं सवाल की ओर। देखिए 12वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। देखो, दो समांतर श्रेणी का जो अंतर है ना वो समान है। यदि 100वें पद का अंतर समान है तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा। इसको मैं आयु से लेकर चलता हूं। मान लेते हैं कि आज हमारे और आपके बीच में जो आयु का अंतर है ना वो मान लेते हैं 10 साल का अंतर है,
ठीक है, 10 साल ज्यादा बोल दिया, मान लेते हैं 1 साल का अंतर है, ठीक है। आप मान लेते हैं कि इस समय यदि आपकी आयु होगी तो 15 साल आपकी होगी और मेरी आयु कितनी होगी, 20 साल की होगी, तो 5 साल अधिक होना। मान लेते हैं आज से 80 साल बाद आप मिलते हो हमसे और हम आपसे 80 साल बाद मिलते हैं, ठीक है। ध्यान देना मेरी बातों को। तो उस समय भी मेरा अंतर और आपका अंतर कितना होगा, 5 साल होगा। यानी कितना भी समय बाद हम लोग मिले, जो हम लोग का समय अंतर होगा वो एक ही बराबर होगा। मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे, तो ध्यान से समझना। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का जो 100वें पद का अंतर है वो समान है, तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा, तो 1000वें पद का भी अंतर समान होगा। प्रूफ करके मैं दिखा देता हूं, ठीक है। ध्यान से देखना, हम यहाँ पे लिखेंगे माना पहली एपी श्रेणी की, पहली समांतर श्रेणी का जो पहला पद होगा उसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है। 2 समांतर श्रेणियां दिया है तो उसमें से पहली समांतर श्रेणी का पहला पद उसे ए मान लेते हैं, और दूसरी समांतर श्रेणी, एपी का मतलब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का, दूसरी समांतर श्रेणी का जो पहला पद होगा, दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद होगा उसे हम ए डैश मान लेते हैं, तभी तो हम अलग पहचान पाएंगे। और क्वेश्चन में दिया है कि दोनों समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, तो सर्वांतर क्या है हमारा, सर्वांतर क्या है मेरे भाई, ऐसे लिख देना, सर्वांतर क्या है, समान है। तो सर्वांतर को हम लोग डी मान लेते हैं, सर्वांतर को क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। क्वेश्चन हमसे ये कहा है कि 100वें पद का अंतर कितना है, 100वें पद का अंतर 100 है, तो इसका 100वां पद क्या होगा, ठीक है, इसका 100वां पद क्या होगा, ए 100, इसका कितना होगा, तो ए प्लस 99 डी, ठीक है। और इसका 100वां पद क्या होगा, ए डैश 100 का कितना होगा, तो इसका होगा ए प्लस ए डैश 99 डी होगा। यहां पे डैश है तो यहां भी डैश लगा है, यहां डैश नहीं है तो यहां डैश नहीं लगा है। इसका जो अंतर है, अंतर का मतलब होता है कि इसमें यदि इसको हम घटा देंगे ना, किसी में से किसी को घटा देंगे तो जो अंतर आना चाहिए वो 100 आना चाहिए। तो मैं घटा के एक बार चेक कर लेता हूं, ए प्लस 99 डी माइनस कर देना मेरे भाई ए डैश, ऐसे कर देना ए डैश प्लस 99 डी, और मेरे भाई जो इसका अंतर है वो कितना होगा, 100 होगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो a प्लस 99 डी माइनस ए डैश, माइनस गुणा प्लस में होगा तो माइनस 99 डी बराबर 100। देखो ए से 99 डी से 99 डी कट गया कि नहीं, ए हमारा नहीं कटेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे गलती कर दिया है मेरे भाई, यहाँ 99 डी से 99 डी कट जाएगा और हमारे पास बचेगा ए प्लस, हमारे पास मेरे भाई बचेगा a माइनस ए डैश बराबर हमारे पास बचेगा 100, और इस बेचारे को हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि जो 1000वें पद का अंतर होगा वो क्या होगा, 1000वें पद का अंतर, तो हम 1000वें पद का निकालते हैं, ए 1000 का मान जो होगा वो a प्लस 90 डी होगा, और जो a डैश 1000 का मान होगा इसमें से एक कम कर देंगे तो a डैश प्लस 999 डी हो जाएगा। और इन दोनों का अंतर हमसे पूछा हुआ है, तो इन दोनों का अंतर करके देख लेते हैं, a प्लस 999 डी, ठीक है, माइनस कर देते हैं a डैश, देखो ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा और 999 डी हम डायरेक्ट लिख देते हैं, और बराबर भी कोई भी मान नहीं लिखेंगे, ठीक है। आपको ये दिख रहा है इससे इससे वैल्यू कट गई, और a माइनस ए डैश इसका मान पहले से ही दिया है 100, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे 100, और ये जो हमारा 100 मान है, ठीक है, ये 100 हम कहां से रखे हैं, समीकरण नंबर 1 से। कहां से रखे मेरे भाई, समीकरण नंबर 1 से। अब मेरी बातें आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अब आप लोग एक ही चीज कहोगे कि भैया ये सवाल ऐसा है ना, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन जैसा लग रहा है। मैंने देखो आपको एक ही चीज बोला है, अगर मेरे से आपकी आयु कितनी है, अंतर कितना होगा, 5 साल का, तो जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे उस समय मान लो कभी हम लोग मिले तो उस समय हमारी आयु का अंतर कितना होगा, उस समय भी हमारी आयु का अंतर कितना होगा, 5 साल होगा, ठीक है। तो यही बात है कि यदि 100वें पद का अंतर 100 है तो 1000वें पद का भी अंतर 100 होगा, और 10,000 पद का भी अंतर 100 होगा, और 20,000 अंतर का भी पद 100 ही होगा। कितना भी अंतर आप लेके जाओ उसका अंतर 100 ही होगा, ठीक है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये मैं जो 100 मान रखा हूं ना, ये a माइनस ए डैश का मान है जो कि मैंने पहले से ही निकाल रखा है, ठीक है, क्लियर। तो आपको यहाँ पे एक लाइन लिखनी है प्यारा सा, आपको यहाँ पे एक लाइन लिखनी है प्यारा सा कि उस समांतर श्रेणी का जो 1000वां पद होगा उसका भी अंतर कितना होगा, 100 होगा। आपको सिर्फ यहीं पे लिखना है, क्या लिखना है कि उस समांतर श्रेणी का जो 1000वां पद होगा उसका भी अंतर कितना होगा, 100 होगा, ठीक।
तो ये हमने सीखा है 12वें सवाल को लगा लिया है। इसके बाद हम लगाएंगे 13 नंबर के सवाल को। देखिए, तो 3 अंकों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है वो 100 होती है, और 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो 999 होती है। अगर मैं 100 से छोटा जाऊंगा तो 2 अंकों की संख्या हो जाएगी, और 999 से बड़ा जाऊंगा तो वो 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन में हमसे कहा कि 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है, तो इसका हम एपी सीरीज ज्ञात करेंगे और उसका नंबर ऑफ टर्म हम ज्ञात कर लेंगे। जो पदों की संख्या हम ज्ञात कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने ऐसे पद हैं। देखो, ऐसी सवालों को हम लोग बहुत आसानी तरीके से हल कर सकते हैं। आप बोलो कैसे भैया? मुझे पहला पद ज्ञात करना है कि कौन 7 से कट जाएगा, तो मैं 100 को क्या करूंगा, 7 से भाग दूंगा। ध्यान देना मेरी बातों को, यहां पे आपको समझना है, यहां पे आपको पूरा अपना ध्यान लगाना है, यहां पे अपना योगदान देना है, तब जाके आपको ये क्वेश्चंस आपको आसान लगने लगेंगे। देखिए, 7 एक अंक कितना होता है मेरे भाई? 7 होता है। 10 में से 7 घटा दो 3, और ये मेरे पास कितना हो गया? 0। ठीक है, आप ये बोलो 7 से 30 कट जाएगा? नहीं कटेगा। कितना रहना चाहिए कि कट जाए? 7 5 35। मतलब यहां पे यदि 35 हो तो ये संख्या कट जाएगी। मेरी बातें ध्यान समझिएगा। अगर यहाँ पे 35 रहता तो ये 7 5 35 कट जाता। मतलब 100 की जगह हमें कितना चाहिए? 105 चाहिए। अगर 105 रहता तो यहाँ पे 5 होता, और 7 5 35 कट जाता कि नहीं कट जाता? तो बोलोगे हाँ भैया। यानी वो संख्या हमारे पास कितना होगी? 105 होगी। ठीक है, अगली संख्या क्या होगी? 112 होगी। इसमें 7 जोड़ते रहो, 119। तो ये सारी संख्या कितनी होगी? 7 से कटती हुई चली जाएंगी। अंतिम संख्या की ओर जाते हैं। जो लास्ट सबसे संख्या होगी वो क्या होगी? देखो, 999 है ना, इसको हम किससे भागा देते हैं? 7 से। 7 एकम 7, कितना बचा? 2। 7 चौक कितना होता है मेरे भाई? 28 होता है। बच गया मेरे पास 19। 7 दूना के कितना होता है? 14। 9 में से 4 गया, 5 गया। आप बोलो भैया कि मैं इसको क्या करूं, जोड़ूं कि घटाऊं? जोड़ूं कि घटाऊं? देखो, ये 5 में 9 में घटा दूं ना। देखो, यदि मैं 999 में यदि मैं 5 घटा देता हूं तो कितना होगा? 994। 994 ऐसी संख्या है जो 7 से कट जाएगी, सबसे अंतिम वाली संख्या होगी। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 994। 994। अब मुझे क्या ज्ञात करना है? पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो पदों की संख्या, सिंपल सा ट्रिक है मेरे भाई, सबसे आसान सा कंसेप्ट है। आप सभी लोग जान गए हो कि पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए अंतिम टर्म में से पहले टर्म को घटा दो। यानी 994 में से आप 105 को घटा दो और डिवाइड कर दो इसके कॉमन डिफरेंस से, यानी सर्वांतर से। सर्वांतर कितना होगा मेरे भाई? 112 में से 105 को घटा दो तो वो हमारे पास हो जाएगा 7। हम 7 से इसको डिवाइड कर देंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे, तो n बराबर जो हमारा मान आएगा, देखो 14 में से 5 गया तो हमारे पास होगा 9, और यहां पे होगा 8, और 9 में से 1 गया 8। 889 बटा के 7 प्लस 1, और n बराबर हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूना के 14, और 7 सते 49, 7 सते 49 प्लस 1, और पदों की संख्या हो जाएगी 728। ठीक है, पदों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी? 728। यानी 728 100 से लेके 1000 के बीच में 728 संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हो जाएंगी। कितनी संख्या है? 728 संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हो जाएंगी। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है क्या? 7 एकम 7, यहां पे 127 होगा। ठीक है, 127 होगा। ठीक है, आप सभी को सॉरी, यहां पे मैंने भाग में 7 एकम 7 बोला था लेकिन लिख दिया था 7। ठीक है, तो आप इसको करना 7 एकम 7, 7 दूना के 14, और 7 सते 49, 127 में जोड़ दोगे तो 128। यानी 100 से 999 तक 128 संख्याएं होंगी जो 7 से कट जाएंगे। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, और एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने देखिए, ये दिया है कि 10 और 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 के गुणज है। आपको यही क्वेश्चन दिख रहा है, यही क्वेश्चन मुझे क्या करना है? हल करना है। देखो, गुणज कहे चाहे अपवर्तक कहे चाहे कटने वाली संख्या कहे, बात एक ही है। ठीक है, तो 4 से कटने वाली कौन सी संख्या है जो 10 और 250 के बीच में है? 4 से कटने वाली ऐसी कितनी संख्या है जो 10 और 250 के बीच में है? तो 10 4 से कट सकता है? नहीं कट सकता है। 11 4 से कट सकता है? नहीं कट सकता है। हाँ, 12 4 से कट सकता है। ठीक है, 16 भी 4 से कट सकता है। इसमें 4 4 जोड़ते जाएंगे। 20 भी 4 से कट सकता है, 24 भी 4 से कट सकता है, और 250 से पहले कौन कट सकता है?
ध्यान देना, यदि लास्ट के 2 डिजिट यदि 4 से कट जाए तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाती है, ये 4 का नियम है, ठीक है। तो 250 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। 49 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। 248 मेरे भाई ऐसी संख्या है जो 4 से कट सकती है। 4 6 के 24, 4 दूना के 8। अब हम ज्ञात कर सकते हैं पदों की संख्या, पदों की संख्या। और आप सभी को ये नियम याद हो चुका होगा, पदों की संख्या अंतिम पद में से पहले पद को घटा दो, 248 में से 12 को घटा दो, सार्व अंतर हमारा 4 ही है, आप निकाल के देख लो। 16 में से 12 को घटा दो मेरे भाई, वो सार्व अंतर कितना आएगा, 4। तो सार्व अंतर से भाग दे दो और प्लस 1 जोड़ दो। हमारा 248 में से हम 12 को घटा देंगे तो 12 2 12 36, 236 होगा। अब बटा के 4 प्लस 1 हो जाएगा, काट देंगे तो 4 5 20, 4 9 36 और 1 हो जाएगा। यानी टोटल के टोटल हमारे पास 60 संख्या होंगी जो 4 से कट सकती हैं। 10 और 250 के बीच टोटल के टोटल 60 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से क्या है, विभाज्य है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन का लेवल बहुत बड़ा नहीं है ना, बहुत ही छोटा है। सिर्फ हमें कंसेप्ट को समझना है भैया कि ये क्या चीज है, क्या दिया है और क्या पूछ रहा है हमसे, ठीक है। आप इतनी बात मेरे भाई जानो ना कि 10 और 250 के बीच ही मुझे ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपको एग्जाम में बैठने के समय ये भी दे सकता है कि 10 और 250 के बीच में 3 से कटने वाली कितनी संख्या है, 7 से कटने वाली कितनी संख्या है। आपको ये 4 की जगह 8 दे दिया एग्जाम में, आपको 4 की जगह ये दे दिया, 10 दे दिया। आप बोलोगे भैया हमको आपने पढ़ाया नहीं है, ठीक है। तो एक बात ध्यान से देखना, ये तरीका वही होने वाला है। एग्जाम का पैटर्न एक ही बात ध्यान से समझना, नंबर बदल सकते हैं लेकिन तरीका नहीं बदलेगा। इसलिए मेरा पूरा फोकस है, मेरा पूरा प्रयास है कि आपका 100 में से 100 जितना क्वेश्चन है, 100 अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में फंसता है तो मेरा ये प्रयास रहता है कि 95 क्वेश्चन आपका मैं पूरा करवा दूं अपनी क्लास में, अपनी क्लास से, ठीक है। ध्यान देना। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए मेरे भाई मेरे दोस्त, वो 15 नंबर का क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि n के किस मान के लिए आपको एक श्रेणी आगे दे दी गई है। श्रेणी दिया है 63 65 67 और एक श्रेणी दिया है 3 10 17। कौन सा ऐसा nवां पद है जिसमें दोनों मान आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मेरी बातें ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसे देखिए मैं यहां पे ले लेता हूं 9 के 9, 9 दूना 18, 9 तिली 27, 9 चौके 36, 9 बचे 45। एक हमारा एपी सीरीज है, ठीक है। एक और हम एपी सीरीज ले लेते हैं और वो हमारा है 12 के 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36। आपको दिख रहा है ना, कॉमन कहीं ना कहीं दिख रहा है ना। इसी तरह क्वेश्चन में हमसे ये कहा है कि दोनों एक श्रेणी है, दोनों श्रेणियों में आगे जाने के बाद कोई एक ऐसा पद है जो दोनों में आपस में क्या हो जा रहे हैं, बराबर हो जा रहे हैं। दोनों में आपस क्या हो जा रहे हैं, बराबर हो जा रहे हैं। और वही हमें पद क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। जो हमारा प्रथम श्रेणी है, मुझे तो क्वेश्चन दिख नहीं रहे हैं इसलिए मैं क्वेश्चन यहीं से 2 कॉपी पेस्ट कर देता हूं। वो हमारा है 63 65 67, ये हमारा है, ठीक है, ये हमारा है। और जो हमारा दूसरा है वो 3 है, 10 है, 17 है, ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसका मेरे भाई जो पहला पद है वो कितना है मेरे भाई, 63 है। और इसका जो सार्व अंतर है वो 65 में से आप 63 घटा दोगे तो वो मेरे भाई आएगा 2 आएगा, ठीक है। इसका जो पहला पद है वो मेरे पास 3 है, इसका जो सार्व अंतर है वो 10 में से 3 घटा दूंगा तो वो मेरे पास आएगा 7 आएगा, ठीक है। अब दोनों का nवां पद समान है, दोनों को मैं से बढ़ाते हुए चल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दोनों में कोई एक ऐसा पद है जो समान है। देखो ऐसे मैं बढ़ाते चल रहा हूं, ऊपर वाले श्रेणी को, नीचे वाले को भी बढ़ाते चल रहा हूं, और कोई एक ऐसा पद है जो आपस में क्या है, समान है। और इन्हीं पदों को हमें ज्ञात करना है। तो इसका भी nवां पद, इसका भी nवां पद क्या है, बराबर है। तो ऐसे हम लिखेंगे इसका nवां पद जो होगा वो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। हम मान को रख देते हैं, a का मान है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, d का मान है मेरे भाई 2 है। तो हमारे पास हो जाएगा 63 प्लस 2 का गुणा n में करेंगे तो 2n, और ये माइनस हो जाएगा, 2 एकम कितना हो जाएगा 2, और 63 में से 2 घटा दोगे तो 61 प्लस 2n होगा, ठीक है। इसका भी हम nवां पद ज्ञात कर देते हैं तो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा पहला पद कितना है, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू सार्वंतर कितना है, 7 है।
तो 3 प्लस गुना कर देते हैं 7 एकम 7n माइनस 7 एकम 7 और माइनस 7 में से 3 घटाओगे तो मेरे भाई होगा माइनस का 4 प्लस 7n। ठीक, क्वेश्चन हमसे ये कहा है कि यनवा पद बराबर है, यनवा पद बराबर है यानी an इस an के क्या है बराबर है। कौआ बराबर खराऊ, कौआ बराबर गधा, तो खराऊ बराबर गधा यानी दाया दाएं के बराबर है तो बाया बाएं के बराबर होगा। मेरी बातें ध्यान से समझना, दाया दाएं के बराबर है तो बाया बाएं के बराबर होगा। ये हर जगह कंसेप्ट काम देता है। दाया दाएं के बराबर है तो बाया बाएं के बराबर होगा। कौआ बराबर खराऊ तो खराऊ बराबर गधा। इसका कहने का मतलब है कि यदि ये 5 रोटी खाता है तो ये भी 5 खाता है, ये भी 5 खाता है तो समझो ये भी 5 रोटी खाता है। ठीक है, तो हम दोनों पद को क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। देखिए हम लिखेंगे 61 प्लस 2n बराबर माइनस 4 प्लस 7n। अब मेरे भाई हम क्या करते हैं, इसको n बना देते हैं। ठीक है, इस 2 को हम उधर भेजते हैं, इस 4 को हम इधर लेते हैं, तो 61 प्लस 4 हो जाएगा और इधर 7n माइनस 2n। ठीक है, 61 4 हो जाता है 65, 7 में से 2 जाएगा तो 5n, काट देंगे तो n का मान आएगा 13 आएगा। यानी 13वां पद ऐसा होगा जो श्रेणी को बढ़ाते जाएंगे, इस श्रेणी को भी बढ़ाते जाएंगे और वो पद आपस में क्या होगा, मिल जाएगा। यही हमारा होगा राइट आंसर। ठीक है, यही होगा क्या चीज, हमारा राइट आंसर होगा। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि अतः हमारा 13वां पद होगा जो दोनों श्रेणी आपस में आगे जाने पर बराबर हो जाएंगी। यही हमारा होगा क्या चीज, राइट आंसर। ठीक है, तो एकदम आसान क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 हमसे ये कह रहा है कि एक ऐसा समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं कि उस समांतर श्रेणी का जो तीसरा पद है यानी तीसरा जो टर्म है वो हमारे पास कितना है मेरे भाई, 16 है। ठीक है, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि जो पांचवा पद है, ठीक है, पांचवा पद को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4d लिख सकते हैं। हाँ भाई, जो पांचवा पद है, जो 7वां पद है, ठीक है, जो 7वां पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है, 5वें पद से यानी a प्लस 4d से वो 12 अधिक है। क्या क्वेश्चन यही दिया हुआ है? मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं। ठीक है, क्वेश्चन को मैं पढ़ लेता हूं। क्वेश्चन दिया है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, जिसका 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, एकदम सिंपल सा। ऐसे क्वेश्चन हमने ढेर सारे किए हैं और ये हमारे लिए अब क्या हो गया, आसान हो गया। तो तीसरा पद 16 है तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर हो जाएगा मेरे भाई 16। जो 7वां पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है तो 12 इसमें हम जोड़ देंगे तो मेरे भाई होगा a प्लस 4d बराबर होगा a, 7वां पद के लिए 6d होगा ना, तो a प्लस 6d बराबर a प्लस 4d। ठीक है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है तो मेरे भाई 12 हम लोग इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, आप यही बातों का ध्यान रखिएगा। तो a से a वैल्यू हमारी कट गई और 6 और 4 को हम इधर लेके आएंगे तो 6d माइनस 4d बराबर हो गया मेरे भाई 12। 6 में से 4 घटा देंगे तो सबको पता है 2d होगा और 2 6 के 12 यानी d का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यदि मुझे d का मान निकल गया तो मैं d का मान रख दूंगा यहाँ पे, तो a प्लस 2 गुणे d का मान रख दूंगा 6 बराबर कितना हो जाएगा 16। तो a बराबर 6 दूना के 12, 12 को ले जाके घटा दो उधर तो हमारे पास a का मान कितना आ जाएगा 4 और a और d का मान निकल गया। तो जो भी क्वेश्चन में पूछा रहेगा हम उसका मान निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, वह समांतर श्रेणी क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो कोई भी समांतर श्रेणी किस रूप में होती है भैया, वो a में होती है, a प्लस d के रूप में होती है, a प्लस 2d के रूप में होती है, a प्लस 3d के रूप में होती है। ऐसे हमारी समांतर श्रेणी होती है। तो पहला पद हमारा कितना है 4, 4 में 6 जोड़ दोगे तो 10। ठीक है, 10 में 6 जोड़ोगे तो हमारे पास कितना होगा 16, 16 में 6 जोड़ोगे तो 22, 22 में 6 जोड़ोगे तो 28 और ये बढ़ती हुई चली जाएगी। अतः हमारी जो एपी सीरीज होगी वो हमारी होगी 4, 10, 16, 22, 28 होगी। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रही है? तो मेरे भाई ऐसे ऐसे देखो हमें समांतर श्रेणी के सवालों को लगानी होती है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे देखो हमें समांतर श्रेणी के सवालों को लगानी होती है।
आपको इसमें कुछ भी नहीं लिखना है। आप ये मत सोचिए कि हमारे पास ये सवाल है, इस सवाल को हम कितना सुंदर तरीके से लिख सकते हैं, कितना बढ़िया बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, आपको सिर्फ ऐसे ही हल करनी है, ना कुछ इसमें लिखना होता है, ना कुछ करना होता है। समांतर श्रेणी की जितनी भी सवालें होती हैं सब इसी तरीके से लगती हैं। ठीक है, सबको समझ में आ रही है मेरी बातें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। ठीक है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है और क्वेश्चन नंबर 17 को बड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसको स्टार बना लेना। ठीक है, एग्जाम के लिए इसको स्टार बना लेना, और जो मैं जिस भी सवाल को स्टार बनाता हूं बड़ा ध्यान से उसे समझना। ठीक है, देखो क्वेश्चन हमसे कहा कि 3 है, एक एपी सीरीज है, 3 है, 3 में 5 जोड़ देंगे 8, 8 में 5 जोड़ देंगे 13, और लास्ट डिजिट है 283। ठीक है, 283 है ना, लास्ट डिजिट है हमारे पास कैसे 253 है, यहां पे मैं 283 लिख दिया हूं, 253 होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि पीछे से 20वां पद क्या होगा। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि पीछे से 20वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा। अगर आप इसे उल्टा लिखना चालू करो, मेरी बातें ध्यान समझना, मैं आपको दो तरीके से इसे सॉल्व करके बताऊंगा। देखो एक है हमारे पास टाइप नंबर 1 और एक है टाइप नंबर 2। आपको जो अच्छा लगेगा आप उससे हल इसे कीजिएगा। मैं क्यों आपको कहूं भैया, आपको जो पसंद आएगा, आपको इससे ज्यादा कोई टाइप नहीं मिलेगा, आपको 2 ही टाइप मिलेगा। मैं दोनों टाइप बता देता हूं। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, इसका पहला पद कितना है 3, इसका सर्वांतर ऐसे लिख दो नोट। ठीक है, टाइप 1 में क्या हम मानेंगे, सर्वांतर को माइनस मान लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास 8 में से 3 घटेगा, कितना होगा 5। इस 5 को हम लोग किस में मान लेंगे, माइनस में मान लेंगे। ठीक है, देखिए जब हम माइनस में मान लेंगे तो हम लिखेंगे जो फार्मूला है। ठीक है, जो हमारे पास फार्मूला है वो हम लिखेंगे n बराबर टोटल पदों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन हमसे यही पूछा है ना। अच्छा 20वां पद क्या है, तो हमसे क्या पूछा है भैया, 20वां पद जो हमारा होगा वो होगा a प्लस 19d, होगा कि नहीं होगा। अच्छा इसका पहला पद हम क्या लिखेंगे, जब माइनस मान दिए हैं तो हम उल्टा गिनेंगे। देखो जब माइनस मान दिया है ना तो हम लोग उल्टा गिनेंगे, उल्टा का मतलब पीछे से। तो पीछे से पहला पद हमारा क्या होगा 253 होगा, प्लस 19 गुणे सार्वंतर का मान कितना है माइनस का 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 253 प्लस 19 बचे कितना होता है 95, और इसको हम घटा देंगे। ठीक है, 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गया 9 5 14, और ये हो गया 258, और यही होगा हमारा राइट आंसर। 258 यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर है। 14 में से 9 गया 158 होगा। ठीक है, 158 यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखो दूसरा टाइप हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, इस एपी को हम पलट देते हैं। इस एपी को हम क्या करते हैं, पलट देते हैं। पलटने का मतलब है कि देखो यहाँ पे 253 है, ऐसे आप देख रहे हो ना कि 5 बढ़ता हुआ जा रहा है, तो जब उधर से आप आओगे ना तो 5 घटता हुआ आएगा। इधर से 5 बढ़ता हुआ जा रहा है, उधर से आप आओगे तो 5 घटता हुआ जाएगा। तो 253 में से 5 घटा दो तो हमारे पास हो जाएगा 247। ठीक है, फिर हो जाएगा 242, ऐसे डाटा चलता जाएगा। और जो अंतिम पद है वो हमारे पास कितना होगा, 3 होगा। अंतिम पद कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, अंतिम 253 है, 253 में 3 2 5 घटा दो, क्या मैं गुंडा बनूंगा भाई, 248 होगा ना, 248 होगा। इसमें से 5 घटा दो तो 243 होगा, और ऐसे डाटा हमारे पास कितना होगा, 3 बचेगा। ठीक है, ध्यान देना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम पदों का टोटल पदों की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, अच्छा 20वां पद हम डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं इसका। तो A20 बराबर होगा A प्लस 19D। ठीक है, पहला पद हमारे पास कितना है 253 है, प्लस 19 गुणे D का मान कितना है -5 है, D का मान कितना है -5 है, और हम रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 253 माइनस 95, सेम का सेम आंसर आएगा 158। आप दोनों तरीकों से हल कर सकते हो, या तो इसको आप सीधा हल कर दो या तो इसको पलट के हल कर दो, आपको जो अच्छा लगता है उसको हल कर सकते हो। लेकिन मेरी बातें ध्यान से समझना, आपको ये वाली बेटर फेल कराएगी। ठीक है, ये वाली आपको धोखा नहीं देगी, ये वाली आपको हमेशा के लिए याद रहेगी। तो आप फोकस इस पे करना। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूं, किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग, यानी
जो T4 है और जो T8 है उसका योग कितना है, 24 है। आप इसे समीकरण नंबर 1 मान लो। अगला दिया है छठवें और दसवें पद का योग 44 है। ठीक है, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो हम लोग बेवकूफी करके 10 पद नहीं ज्ञात करेंगे, हम लोग को 3 पद का है तो हम लोग 3 ही पद ज्ञात करेंगे, 4 पद नहीं ज्ञात करेंगे। ठीक है, T4 को हम लिख सकते हैं a+3d, T8 को लिख सकते हैं a+7d। आप यहाँ पे T4 लिख सकते हो, A4 भी लिख सकते हो। तो a+3d a+7d बराबर कितना होगा मेरे भाई, 24 होगा, समीकरण नंबर 1। ऐसे हल कर सकते हैं। तो a में ये जोड़ दोगे मेरे भाई तो ये होगा मेरे पास 2a, 7d और 3d टोटल हो जाएगा 10d बराबर हो जाएगा मेरे भाई 14, और ये हो गया समीकरण नंबर 1। सब में 2 का भाग दे देंगे तो ये 2 कम 2, सब में 2 का भाग दे दोगे, ऐसे दे देना। ठीक है, सब में 2 का भाग दे दोगे तो मेरे भाई होगा 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा a, 2 5 10 और ये हमारा होगा मेरे भाई 12। ठीक है, इसको भी हल कर सकते हैं। इसका होगा a+5d प्लस a+9d। ठीक है, T10 को हम लिख सकते हैं +9d बराबर कितना होगा, 44। a मिलके हमारे पास हो जाएगा 2a, 9 5 हो गया हमारे पास 14d बराबर हो गया 144। इसको भी सब में 2 से भाग दे देंगे तो a+7d बराबर 72 हो जाएगा, और ये देखो हमारे पास हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, ऐसे आप लोग प्यार से लिखना समीकरण 1 व 2 से। हम समीकरण 1 और 2 को एक साथ ले लेते हैं तो मेरे भाई होगा a+5d बराबर 12 और a+7d बराबर हो जाएगा 72, और ऐसे आप लोग प्यार से लिख देना माइनस, और मेरे भाई प्लस की कोई वैल्यू अब नहीं रह जाएगी, ये वैल्यू कट जाएगी और 5 में से 7 कटेगा तो माइनस का 2d, और इसको घटा देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 में से 2 गया 0 और 7 में से गया 6 माइनस का 60, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो d का मान हमारे पास आ जाएगा 30। d का मान हमारे पास आ जाएगा 30। ठीक है, 10 इतना मान तो नहीं आना चाहिए। T4 बराबर a+3d, T8 बराबर a+7d, ये 24 है। a2a3d 7d 24, 2 5 12 सही। यहाँ तक a+a2a 5 9 5 14d और ये हो गया 44, ये 44 ना होगा जी, यहाँ पे मेरे भाई हो जाएगा 22। ठीक है, जब यहाँ पे 22 होगा तो यहाँ भी मेरे भाई 22 हो जाएगा, और 22 में से 12 को घटाओगे तो मेरे भाई यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और d का मान 2 5 10 यानी d का मान कितना होगा 5। d का किसी भी समीकरण में रखो, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, तो ऐसे हम लिख देंगे d का मान। ठीक है, d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, इस d का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा a+5 गुणे d का मान 5 रखेंगे बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 12, तो a बराबर 50 25, 25 को उधर ले जाएंगे तो 12 माइनस 25 हो जाएगा, और जो हमारा पहला पद होगा वो माइनस का 13 होगा, जो पहला पद होगा वो हमारा माइनस का 13 होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हमें क्वेश्चन में ये कहा है कि मुझे 3 पदों तक ज्ञात कीजिए। तो कोई भी समांतर श्रेणी किस पद में होती है, a+d a+2d के रूप में होती है कि नहीं मेरे भाई। पहला पद हमारे पास कितना है, माइनस का 13, माइनस 13 में d को जोड़ दो 5 को तो ये हो जाएगा माइनस का 8, माइनस 8 में आप 5 को जोड़ दो तो ये हो जाएगा माइनस का 3, और यही हमें 3 पद बस क्या करना है, ज्ञात करना, और ये हमारा हो जाएगा AP। ठीक है, क्लियर यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमारी जो AP बन के आई है -13 -8 -3, और यही हमारा होगा राइट आंसर, आप इसे चेक कर लेना। ठीक है, क्लियर। 18 तक हमने सवालों को लगा चुके हैं। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे 19 नंबर के सवाल सुब्बा राव की। ठीक है, सुब्बा राव के सवाल को लगाएंगे, देखते हैं सुब्बा राव में कितना दम है सवाल में। ठीक है, देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद पर कार्य करना आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन की वृद्धि प्राप्त की, तो किस वर्ष में उनका वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि कोई एक सुब्बा राव है और कहीं पे वो काम कर रहे हैं, तो ये हमारे बेचारे हो गए सुब्बा राव जी। ठीक है, ये हमारे हो गए बेचारे सुब्बा राव जी, और इनको नौकरी मिल गई और काम कर रहे थे 5000 रुपये महीने पे।
और क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हर साल इनको 200 रुपये अलग से मिल रहे हैं, मतलब आज 5000 मिल रहे हैं, अगली साल 5200, उसके अगले साल 5400, 200 रुपये हर साल बढ़ते जा रहे हैं। तो ये 5400 हो जाएंगे। ऐसा कौन सा साल होगा जिसमें 7000 हो जाएंगे? क्वेश्चन का लैंग्वेज एकदम आसान है। हमसे क्वेश्चन ये पूछा है कि किस साल वो 7000 हो जाएंगे, यानी n का मान पूछ रहा है। n का मान निकालने के लिए हम फटाक से सूत्र लगा देंगे, पीछे में से आगे को घटा दो, यानी 7000 में से 5000 को घटा दो, बटा के 2 कर दो, प्लस 1 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2000, 7 में से 5 2000, और सर्वांतर से भाग दे दो, सर्वांतर हमारे पास है 200। तो 7000 में से 5000 घटा दोगे मेरे भाई तो होगा 2000 बटा के 200 प्लस 1, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 दहा में 10, 10 प्लस 1 हमारे पास मेरे भाई हो जाएगा 11, और यही हमारा होगा आंसर। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे नहीं लगानी है। ठीक है, आपको ऐसे नहीं लगानी है, ये मैं आपको तरीका बताया हूं, लेकिन आपको ऐसे लगानी है। ठीक है, मैं देखो मेरे भाई आपको सारी चीजें बताऊंगा कि कहां आपको कैसी लगानी है, किस तरीके से आपको सवालें लगानी है। ठीक है, आप ऐसे लिखना, माना सुब्बा राव की, वो तो मैं आपको तरीका बताया हूं कि किस तरीके से हल होगा। सुब्बा राव की पहले वर्ष की तनख्वाह कुछ भी आप लिख सकते हो, वो कितना है 5000। ठीक है, अगले वर्ष की राशि, जो अगले वर्ष की राशि है वो 5000 प्लस 200, टोटल कितना हो जाएगा 5200। प्रश्नानुसार आपको क्या लिखना है, प्रश्नानुसार। ऐसे देखो एग्जाम में लिखी जाती है सुंदर सुंदर, मेरी राइटिंग सुंदर नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं, देखो टाइप आपको ऐसे ही होना है। ठीक है, प्रश्नानुसार हम एक एपी बनाते हैं, एपी का मतलब श्रेणी बनाते हैं, क्योंकि 200 रुपये समान राशि से जुड़ रहे हैं। तो 5000, 5200, 5400 और डाट डाट कितना हो गया 7000। हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने सालों में ये 7000 हो जाएगा, तो n का मान पूछ रहा है, यानी 7000 में से 5000 घटा देंगे, और इसका सर्वांतर कितना है 200 है, और इसमें 1 जोड़ देंगे, तो n का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। यानी सुब्बा राव 11 वर्ष में उनकी तनख्वाह 5000 से बढ़ के 7000 हो जाएगी। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको इतनी बातें क्या करनी है, ध्यान रखनी है कि 11 वर्ष बाद उनकी जो इनकम होगी वो 7000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई आपको यहां तक? तो बोलोगे भैया नहीं, हमको यहां तक कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं हुई है, हमें यहां तक पूरा चीजें समझ में आ गया। अगली चीज देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। 20 नंबर के क्वेश्चन में ढेर सारे जगह पे आपको मिस्टेक देखने को मिलेगा। आप देखिए, मेरी बातें ध्यान से समझिए। किसी किसी के बुक में 5 है, किसी किसी के बुक में 50 है, किसी किसी के बुक में 5 है, किसी में 50 है। तो आप लास्ट वाला डिजिट मिलाइएगा। अगर 207.50 है तो 50 करिएगा। अब 20.75 है तो इसका मतलब है कि आप 5 रखिएगा। ठीक है, क्लियर? दशमलव से कोई मायने नहीं रखता है, आपको सवाल लगाने आपको एकदम आना चाहिए। आप फिर उसके बाद कोई सी सवाल लगा सकते हो। देखो 20 नंबर का सवाल हमसे ये कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपए बढ़ा दी गई। यदि वह 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए, यानी वो पद ज्ञात कीजिए। हम आपको क्वेश्चन का पूरा मतलब बताते हैं कि एक रामकली है, वो एक सप्ताह में 50 रुपए बचत करती है। ठीक है, कहा जा रहा है कि अगले सप्ताह में वो 17.5 रुपए अधिक बचाती हैं, यानी 17.5 इसमें जोड़ दिया जाएगा तो 67.5 हो जाएगा। इसमें 17.5 जोड़ देंगे तो 85 हो जाएगा। और कहा जा रहा है कि ऐसा कौन सा दिन हो, ऐसा कितना बार सप्ताह में जुटाते 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 एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन उसके पास हो जाएंगे 207.5 रुपए। ठीक है, बस यही हमें n का मान ज्ञात करना है। निकल जाएगा। अब इसको हम लगाते हैं। ठीक है, ऐसे लिखना कि माना सप्ताह की पहली बचत, बात है ना, क्वेश्चन देखने में मुझे दिक्कत होती है। एक तो क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ रहता है और मुझे यहां से देख के क्वेश्चन को लिखना होता है। बोलता कुछ और हो, क्वेश्चन कुछ होता कुछ और, उसमें
थोड़े दिक्कत होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे क्वेश्चन इतना बार मैं पढ़ा चुका हूं ना, इतना बार मैं यहाँ पे लड़कों को पढ़ा चुका हूं कि मुझे क्वेश्चन याद रहते हैं। सारे के सारे नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन मुझे पूरे कॉन्फिडेंस तरीके से याद रहते। तो माना सप्ताह की पहली बचत कितने हैं, 50 है, ठीक है। अगले सप्ताह में जो बढ़त होगी कीमत है, अगले सप्ताह की कीमत जो थी, अगले सप्ताह की जो कीमत थी वो थी मेरे भाई, ठीक है, 50 में आप कितना जोड़ दो, 17.5 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 67.5। तो वह एपी श्रेणी होगी, तो वह समांतर श्रेणी होगी मेरे भाई, वो होगी मेरे भाई 50, 67.5, 85 डाटा डाटा 207.5। हमें पदों की संख्या n का मान ज्ञात करना है, ठीक है। हमें पदों की संख्या n का मान ज्ञात करना है। अंतिम पद माइनस पहला पद, यानी 207.5 माइनस 5 50, इसमें घटा देंगे, बटा के इसके सार्वंतर से भाग दे देंगे। सार्वंतर हमारे पास कितना है, ऐसे मिस कॉल करते हैं। इसका जो पहला पद है वो हमारे पास 50 है, इसका जो सार्वंतर है वो हमारे पास कितना है मेरे भाई, 67.5 माइनस 50 है, ठीक है। हमारे पास आएगा 17.5, ठीक है। तो n बराबर फार्मूला होता है an माइनस ए बटा के d प्लस में 1। तो n बराबर अंतिम पद मेरे पास है मेरे भाई 207.5 माइनस a का मतलब है मेरे पास 50 बटा के हम सार्वंतर d से भाग देंगे 17.5 प्लस में हम 1 कर देंगे, ठीक है। n बराबर हम घटा देते हैं, ये 5 होगा, 7 में से 0 गया 7, 20 में से 5 गया 15, 157.5 बटा के 17.5 प्लस 1। इसको काट देते हैं, अप्रोक्स 9 बार में ये कट जाएगा, 9 प्लस 1 यानी n का मान टोटल कितना हो जाएगा 10। यानी 10वें सप्ताह में उसकी जो राशि है वो 50 रुपए से बढ़ के 207 रुपए हो जाएगी। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन हमसे ये कहा जा रहा है कि कोई 1000 रुपया है, 8% के दर से, 8% का मतलब 8 बटा के 100, और हर एक साल पे आपको ब्याज दिया जा रहा है, ठीक है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, 00 से 00 कट जाएगा, 10 बटे कितना होगा 80। तो जो साधारण ब्याज निकलेगा वो तो 80 रुपए निकलेंगे। मेरी बातें आप ध्यान समझिएगा। देखो ये है पैसा, पी का मतलब प्रिंसिपल, जो हमारे पास पैसा है वो कितना है 1000 रुपए है। रेट मतलब आप किसी को 8% पे दे रहे हो, और ईयर कितना, 1 साल के लिए। मतलब यदि मैं आपको 1000 रुपए दिया हूं, मेरी बातें ध्यान समझना, यदि मैं आपको 1000 रुपए दिया हूं 8% के हिसाब से, तो जब आप मुझे 1 साल बाद आप दोगे ना तो 80 रुपए आप क्या करोगे, ज्यादा दोगे, यानी 1080 रुपए आप दोगे, ठीक है। 2 साल बाद यदि आप दोगे ना तो 1160 रुपया दोगे। इसका दूना बढ़ता जाएगा, फिर इसका 3 गुना, फिर इसका 4 गुना, ऐसे देखो बढ़ते जाते हैं साधारण ब्याज में। अगले साल के लिए क्या होगा, ये तो पहला ईयर हो गया, ये मैं दूसरे ईयर की बात कर रहा हूं, तो दूसरे ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, ये पहले साल का देखो ये ब्याज, ठीक है। दूसरे साल का क्या होगा, 1000 गुणे 8 गुणे ये दूसरे साल के लिए, ठीक है, बटा के क्या कर देना 100, ये 00 कट जाएगा, 8 दुना के 16 दहा में 160 हो जाएगा, ठीक है। और ये तीसरे ईयर के लिए क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा होगा 1000 गुणे 8 गुणे 3 बटा के 100, तो ये 00 से 00 कट गया, 8 लिखे 24, 24 दहा में 240। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकला। तो ये मैं आपको समझाने के लिए बताया हूं, ठीक है। ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको यहाँ पर रूल बाय रूल आपको सिखाता हूं कैसे, ठीक है। ध्यान से देखना। 1000 की धनराशि 8% साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकल है। ऐसे लिखना कि साधारण ब्याज की मूल राशि जो है, साधारण ब्याज की जो मूल राशि है वो कितना है मेरे भाई 1000 रुपये, ठीक है। लिखना ऐसे, साधारण ब्याज पर लगने वाला ब्याज, साधारण ब्याज पर लगने वाला जो ब्याज है वो कितना है मेरे भाई 8% है। साधारण ब्याज पर लगने वाला ऐसे लिखना, फर्स्ट ईयर का साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, फार्मूला होता है P इंटू R इंटू T बटा के 100। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, जो हमारा मूलधन कितना है 1000 है,
दर कितना है 8% है, समय कितना है 1 बटा के क्या कर देंगे 100, 00 से 00 कट जाएगा और 8 दाम में कितना होगा 80। दूसरे साल का जो हमारा है वो ब्याज कितना होगा, ठीक है मेरे भाई, हम कर देंगे P इंटू आर इंटू टी बटा के क्या कर देंगे 100। P का मान मेरे पास है 1000, रेट हमारे पास कितना है 8, ये दूसरे साल का हमारे पास हो जाएगा 8 दूना के 16 यानी 160। इसी तरह हम तीसरे ईयर का भी निकाल देंगे। तीसरे ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो होगा P इंटू आर इंटू टी बटा के 100। P का मान मेरे भाई दिया है 1000, रेट हमारे पास 8%, लेकिन यहाँ पे 3 साल के लिए हो जाएगा हमारे पास 240। ठीक है, हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि 30 साल के बाद कितना होगा, 30 साल तक मुझे ज्ञात करना। तो जो एपी है ना जो एपी है ना वो मेरे पास कितना बन रहा है 80, 160, 240, ऐसे लिखेंगे 80, 160, 240 और ऐसे डॉट डॉट डॉट। मुझे 30वां पद ज्ञात करना है कि 30 साल तक मुझे कितना हो जाएगा। तो 30 साल के लिए एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, ए 30 का मुझे ज्ञात करना तो हो जाएगा मेरे भाई a प्लस 29d। कितना हो जाएगा मेरे भाई a प्लस 29d। पहला पद कितना है 80, 29 गुणे सार्वंतर कितना है, इसको घटा दोगे तो आएगा मेरे भाई 80 होगा। सार्वंतर मुझे दिया है ना, कितना बढ़ रहा है 80 बढ़ रहा है, यहाँ भी कितना बढ़ रहा है मेरे भाई 80 बढ़ रहा है। तो सार्वंतर कितना हो जाएगा 80, जोड़ दो घटा दो, 8 9 72, हाथ में लगा 7, 8 दूना के 16, 16 7 कितना होता है मेरे भाई 23, 2320 में 80 जोड़ दोगे तो मेरे पास आएगा मेरे भाई 2400 और यही हमारा होगा राइट आंसर। अतः 30 साल बाद वो ब्याज, 30 साल बाद वो ब्याज 1000 रुपए का ब्याज 2400 हो जाएगा। 1000 रुपए का 2400, मतलब हम आपको 1000 रुपए दिए, आप यदि 30 साल बाद मुझे दोगे तो 1000 रुपए मेरा दोगे ही दोगे, लेकिन 2400 अलग से दोगे, वो है ब्याज। ठीक, तो आपको यही सारी चीज ध्यान देनी है और ऐसे आपको एग्जाम में हल करना है। ये तो मैं आपको भाई मेरे भाई आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है इस पर आप फोकस ना करें, आपसे नम्र निवेदन है कि आप लोग इस पे फोकस करिएगा। मेन आपको ये हल करना है, ठीक है। मैं चाहता तो इस सवाल को, ये जो सवाल है इसको मैं 3 लाइन में लगा देता, इस सवाल को मैं 3 लाइन में लगा देता, ठीक है क्लियर। तो 3 लाइन में न लगाने से बावजूद है हम उसे अच्छी तरीके से लगाए। ठीक, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 5.3 में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त।